तो यंगिस्तान को जिस काम के लिए जिम्बाब्वे भेजा गया था वो काम पूरी तरह से मुकम्मल करके आ गए और 10 विकेट से इस मैच को जीता और 3-1 से ये सीरीज जीत ली। शुभमन गिल के हाथ में कप्तानी मिली थी, एक नई टीम थी कि भाई रोहित और विराट ने रिटायरमेंट ले ली है, रविंद्र जडेजा नहीं है, तो हमें नई टीम तैयार करनी है। नई टीम इसलिए तैयार करनी है क्योंकि T20 वर्ल्ड कप बहुत जल्दी आ जाएगा और इंडिया को लेकर के अक्सर ये बात होती है कि भाई इंडिया का जो बेंच स्ट्रेंथ है ना वो बहुत अच्छा है। इंडिया का अगर आप शेड्यूल देखोगे तो शायद ये वो इकलौती कंट्री है जो पूरे साल खेलती रहती है। अभी अगर सीनियर प्लेयर रेस्ट पर हैं तो जूनियर प्लेयर्स खेल रहे हैं, इसके बाद जब इनका खत्म होगा तो उसके बाद सीनियर प्लेयर्स का शुरू होगा और फिर कुछ प्लेयर्स जो वहां रेस्ट पर होंगे फिर आगे आने वाली सीरीज में जैसे बांग्लादेश के बाद श्रीलंका में शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि पूरे टाइम ये टीम बिजी रहती है सो दैट जब वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट आए तो आप अपने बेस्ट प्लेयर्स को पिक कर सको, चाहे वो बी टीम में से हो, सी में से हो या फिर आपकी मेन टीम में से हो। लेकिन जब शुभमन गिल के हाथ में कप्तानी मिली, एक नई टीम मिली, हमने कहा जी 4-4 ओपनर्स जा रहे हैं, किस तरह से खिलाओगे आप। और जब आपने चौथा मैच देखा जहां पर जिम्बाब्वे ने 152 रन कर दिए 7 विकेट पर, तो इंडिया ऐसा लगा कि हाँ जी जीत जाएगा, बहुत बड़ा टोटल नहीं है लेकिन 10 विकेट से जीत जाएगा, डोमिनेशन बताता हुआ जीत जाएगा। एक तरफ यशस्वी जायसवाल, दूसरी तरफ शुभमन गिल। खैर इस मैच में और तो ज्यादा कुछ था नहीं क्योंकि आपके पास विकेट एक भी नहीं गिरी, लेकिन विकेट नहीं गिरी उसके बाद जो रिकॉर्ड्स बने, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आया, खुद कप्तान गिल को बहुत कॉन्फिडेंस आया हो क्योंकि जब हम आईपीएल देख रहे थे वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते। यहां पर जब पहला मैच खेला तो वो हार गए, फिर से क्वेश्चन हुए कि नहीं यार गिल जो है वो बेहतर कप्तान नहीं है, ना उन्होंने आईपीएल में बहुत अच्छा डेब्यू किया एज अ कैप्टन और ना ही उन्होंने इंटरनेशनल में बहुत अच्छा डेब्यू किया। तो जब आपने ऐसे बड़े बड़े प्लेसेस पर अच्छा डेब्यू नहीं किया होता तो आप पर क्वेश्चन होता है, बड़े प्लेटफॉर्म पर जब निखर कर नहीं आते हो तो क्वेश्चन होता है। लेकिन जब पहली सीरीज एक मैच रहते आप 3-1 से आगे चलते हो, सीरीज जीत लेते हो, तो फिर लोग कहते हैं कि ठीक है यार, मतलब हो सकता है, सोचा जा सकता है, क्योंकि शुभमन को एज अ प्रायोरिटी रखा गया है। ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर यह सोचा जा रहा है कि जी इंडिया का अगला कैप्टन शुभमन गिल है, लेकिन यह जरूर है कि आपके पास एक ऑप्शन तैयार है। जिस तरह से हमने देखा कि हमारे पास हार्दिक पांड्या के बाद अगर दूसरा नाम किसी का आता है तो सूर्य कुमार यादव का आता है और फिर जसप्रीत बुमराह का आता है, क्योंकि इन्होंने कप्तानी की है, अच्छी कप्तानी की है। काफी लोग ये भी कह रहे थे कि इस सीरीज में बेहतर होता कि ऋतुराज कप्तान रहते, क्योंकि पास में ऋतुराज ने कारनामे किए हैं। फिर कुछ का ये कहना था कि जी देखने के लिए आप शुभमन गिल की तरफ भी देख सकते हो एज एन ऑप्शन। तो इसका मतलब है अगर आप टीम की तरफ देखोगे तो आपके पास शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह, इतने लोग हैं एक्टिव में जिनका पिछले 1 साल में जो कप्तानी कर चुके हैं, मतलब जरूरत पड़ने पर कप्तानी कर सकते हैं। ठीक है, खैर अगर आप इस मैच की तरफ देखोगे और इस सीरीज की तरफ देखोगे तो आपको शुभमन गिल दिखेंगे 3-1 से ये सीरीज जीतते हुए, सबसे ज्यादा रन स्कोर करते हुए, सबसे ज्यादा 50 सीरीज में लगाते हुए और बेस्ट एवरेज के साथ कैप्टन शुभमन गिल आगे बढ़ रहे हैं। और ये नया एरा, ये जो यंगिस्तान का एरा है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उनके साथ साथ शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, 156 रन की पार्टनरशिप हुई 15.2 ओवर्स में और जैसा मैंने बताया कि 3-1 से मैच जीत गए। जायसवाल ने 93 किए नॉट आउट और शुभमन गिल ने 58 किए। लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन जरूर आए कि जी क्या शुभमन गिल ने खास करके लास्ट में पेस अप कर दिया। जैसे एक हार्दिक पांड्या के इनिंग के बारे में बहुत बात होती है जहां पर तिलक वर्मा सामने खेल रहे थे और हार्दिक कहते हैं कि नॉट आउट जाना जरूरी है, एनओ का फर्क पड़ता है, और वहां पर 47 के आसपास रहते हैं तिलक वर्मा, लेकिन हार्दिक 6 मार करके मैच खत्म कर देते हैं और तिलक कहीं ना कहीं अपनी हाफ सेंचुरी से चूक जाते हैं। फिर उस टाइम पर बात होती है कि जी शायद सही नहीं किया उन्होंने, इस तरह से नहीं करना चाहिए था, और कुछ ऐसी बात आज भी निकलती जहां पर काफी लोगों ने कहा कि शुभमन गिल को लास्ट में पेस अप नहीं करना चाहिए, शुभमन गिल इत्मीनान से खेलते तो जायसवाल की सेंचुरी हो जाती। खैर ये एक अलग मुद्दा है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आपसे भी जानेंगे कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। आगे अगर बढ़े तो अगर बात करें रिकॉर्ड्स जो आज के मैच में बना तो उसमें 150 प्लस सक्सेसफुल रन चेज बिना विकेट गवाए आपको पाकिस्तान था जिसने कराची में ये काम किया था इंग्लैंड के खिलाफ, जब 200 का टारगेट चेज कर लिया गया था 2022 में। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान एक और मैच 2016 में 169 का टारगेट चेज किया गया था, और फिर कुछ इसी तरह से इंडिया और जिम्बाब्वे 2024 में, इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में भी 2021 में 152 का टारगेट चेज किया था। तो इस तरह का हमने मैचेस देखे, लेकिन आज भी लिस्ट में आ गया क्योंकि हमने आज 153 चेज कर लिया हरारे में बिना किसी विकेट गवाए। फिर उसके बाद अगर बात करें कि मैच बॉल रिमेनिंग के केसेस में 150 प्लस का जब आप चेज करते हो उसमें इंडिया कहां पर स्टैंड करता है, तो उसमें इंडिया फिलहाल जिम्बाब्वे के सामने जो मैच हुआ 28 बॉल रहते जिस मैच को जीत लिया, वो सबसे ज्यादा बॉल रहते इंडिया ने अब तक मैचेस जीते हैं। इससे पहले जिम्बाब्वे के आपके बांग्लादेश के सामने 26 बॉल रहते 2019 में राजकोट में अपने घर पर जीता था।
खैर अगर आगे बढ़े तो हाईएस्ट पार्टनरशिप में 165 शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की 2023 में हुई थी, और यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की 2024 में 156 की। मतलब ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जो है वो काम कर रहा है इस टीम के लिए। तो यहां पर एक सवाल ये भी आता है कि क्या इंडिया आगे फ्यूचर के लिए इन दोनों को ही देखेगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर आप देखेंगे आपके पास अभिषेक शर्मा है जो कि तेज तर्रार खेलते हैं, उनके साथ ऋतुराज गायकवाड़ है। हालांकि ऋतुराज जो है वो तीसरे नंबर पर अच्छे दिख रहे हैं, सूटेबल दिख रहे हैं, विराट कोहली जैसा स्टाइल है उनका खेलने का, तो ऐसा लग रहा है कि वो तीसरे नंबर पर ज्यादा सूटेबल है। लेकिन अभिषेक शर्मा, एक बड़ा सवाल है कि क्या आप अभिषेक शर्मा की तरफ मुड़कर देखोगे, क्योंकि वो थोड़ा तेज खेलते हैं, यशस्वी भी थोड़ा तेज खेलते हैं। तो अभिषेक और यशस्वी जो हैं वो ओपनर्स की तरह काफी सूटेबल लगते हैं, लेकिन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वहां नहीं मिलता है, दोनों लेफ्ट हैंडेड मिल जाते हैं। और फिर उस केस में शुभमन गिल की जगह फिर टीम में नहीं बनती है, क्योंकि तीसरे नंबर पर ऋतुराज ज्यादा बेहतरीन खेल रहे हैं। और काफी लोगों का यह कहना भी है कि शुभमन गिल ने आज भी जिस तरह से खेला, ऐसा कोई बहुत अच्छा T20 नॉक नहीं खेला, इत्मीनान से खेल रहे थे और लास्ट में आकर के उन्होंने थोड़ा सा तेज खेल दिया और फिर उसके बाद अपना एवरेज और अपना स्ट्राइक रेट अच्छा कर लिया। तो खैर ये तो ओपनर्स का सवाल रहेगा, क्योंकि आपकी टीम में दो ही रह सकते हैं, तो जाहिर सी बात है एक नए को ओपनर यहां से बाहर जाएगा, और नहीं तो फिर आपको पोजीशंस चेंज करनी होगी। लेकिन याद रखिए जो आप टीम की तरफ देखते हैं उसमें इतनी जगह है नहीं, उसमें ओपनर्स की जगह है 2 और फिर एक जगह है रविंद्र जडेजा वाली नीचे, जहां पर आप 7-8 पर आकर खेल सकें। तो 2 ओपनर्स की जगह में आपके पास 4 फिलहाल ओपनर हैं, तो एक तो उसमें आप एडजस्ट कर दोगे ऋतुराज गायकवाड़ को अगर आप नीचे खिलाते हो तो, लेकिन अगर आप ऋतु को तीसरे नंबर पर खिलाओगे तो वहां पर आपको स्काई भी है, वहां पर पंत भी है। खैर एक बहुत बड़ा डिस्कशन क्रिएट हो जाता है, लेकिन यहां से 2 ओपनर जरूर निकलेंगे। वो कौन से 2 ओपनर होंगे जो यहां से निकलेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आज के मैच में एक और चीज इंटरेस्टिंग थी कि अभिषेक शर्मा जो कि गेंदबाजी कर लेते हैं, एक एक्स फैक्टर ये है कि वो गेंदबाजी कर लेते हैं, तो जब आप उनको देखोगे अदर मैचेस में तो एक चीज जो है वो कंसिडरेशन में जरूर रखी जाएगी, और आज उन्होंने अपनी मेडन विकेट भी ले ली। तो खैर अभिषेक शर्मा का खैर कोई कंपैरिजन अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा ओपनर नहीं है जो गेंदबाजी करता हो। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि ओपनर्स कौन से होंगे जो आगे वाली सीरीज में पिक किए जाएंगे। खैर आपको क्या लगता है वो कौन से ओपनर्स होंगे जो आगे वाली सीरीज में पिक किए जाएंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल तो इंडिया ये सीरीज जीत गई है, देखते हैं अगला मैच में क्या होता है। क्या 4-1 से हम यहां से बाहर निकलते हैं या फिर 4-3-2 होकर के ये सीरीज खत्म होती है। खैर ओपनर्स का जवाब जरूर देना मुझे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें।